के कार्यक्रम करते हैं, बामसेट के कार्यकर्ता थे। ये राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय मूल निवासी के कार्यकर्ता रहे थे, भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता रहे। अब फिलहाल बहुजन मुक्ति पार्टी के जो है कार्यकर्ता हूँ, उसका भी काम कर रहे हैं। अब जो लोग काम करते हैं तो उसको कितना ज्ञान है वो महत्वपूर्ण नहीं होता है, वो समाज के पास जाता है, समाज से मिलता है, उससे उसका समाज जब क्वेश्चन करता है ज्ञान बढ़ते जाता है। ज्ञान उसको किताबें पढ़ने की जरूरत सही पड़ती नहीं पहली बात तो, क्योंकि समाज क्वेश्चन करता है और उस क्वेश्चन से उसको वो आंसर ढूंढने में उसका ज्ञान बढ़ जाता है, और वहाँ नहीं दे पाया तो घर आके ढूंढता है। तो ऐसे एक बार एक कलेक्शन के लिए एक वकील के यहाँ गए थे हम लोग। जब उनके यहाँ गए तो उनके यहाँ भी हमारे जो साथी लोग थे वो कहते थे उसके यहाँ मत चलो। अच्छा, उसके यहाँ मत चलो, बोले उसके यहाँ चलेंगे वो फालतू की बकवास करेगा, कलेक्शन तो देगा नहीं और अपना टाइम वेस्ट होगा, और अपने पास राष्ट्रीय अधिवेशन जल्द पास नहीं है, अभी तो इस समय कलेक्शन का समय है, बातें खूब करेगा। और मैंने बोला ऐसा है अपन कलेक्शन के लिए तो समय देते ही देते, अगर हमारा उद्देश्य ही नालायक समाज को लायक बनाना है उसको भी समय देना पड़ेगा, क्योंकि आपका तो सब कुछ आपका है, बस समय आपका नहीं है, समय संगठन का है। जब समय संगठन का है तो आप संगठन को समय देने में क्यों ये कर रहे हैं, मतलब कलेक्शन होते रहेगा और फिर कलेक्शन करने वाले आप अकेले थोड़ी, और भी बहुत सारे हैं, हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर अपन को उसको मिलना चाहिए, भले 10 मिनट देना चाहिए, नहीं देना देता। ठीक है साहब, वकील साहब के यहाँ गए, दरवाजा खटका, उन्हें पूरा पहले तो अंदर बुलाया तो उसको लगा कि ये लोग आ गए, हाँ उसके चेहरे पे ये आ गया। बातों बातों में कहा कि आप बहुत अच्छे, ये वो जो बातें हुई तो उन्होंने कहा जो मैं बना हूँ मैं अपनी एबिलिटी से बना हूँ। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है उसमें शायद आप भी रहे होंगे। नहीं उसमें हमारे लांजेवाल साहब भी थे। लांजेवाल साहब मैं नहीं था, वो वकील साहब। हाँ, तो उनने बोला जो भी मैं बना हूँ अपनी एबिलिटी से बना हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी ने बनाना है, मुझे बाबा साहब से कोई लेना देना। हाँ, मतलब आपको पैसे नहीं देना है। हाँ। तो तुम बताते हो कि भाई बाबा साहब का कर्जा है। हाँ। तो वो बोल रहे कि बाबा साहब का कर्जा नहीं, मैं अपने इससे बना। हाँ, और आरक्षण का मैं फायदा नहीं लिया, मैं तो वकील हूँ, इसलिए मुझसे मत मांगो। यानी कहने का मतलब पैसे ना देने के लिए कितना लंबा बहाना बनाने का कार्यक्रम है। तो मैंने बोला साहब आप वकील साहब हो? बोले हाँ। बोले आपके पापा क्या करते थे? बोले किसान थे। मैंने बोला उसके बाद में आपके दादा क्या करते थे? दादा मजदूरी करते थे। बोले थोड़ी बहुत किसानी थी, मजदूरी करते थे। तो मैंने सुना कि जो बाप बच्चों को तैयार करता है वो बाप ज्यादा लायक होता है। बोले ये बात बिल्कुल सही है। तो मैंने बोला आप अपनी एबिलिटी से वकील बने, आपके पापा चपड़ा से भी नहीं बने, क्या उनकी एबिलिटी आपसे कम थी? आपके पास इतनी सारी है। तो नहीं ऐसी बात नहीं। तो मतलब वो क्यों नहीं बने? तो उनके पास तो कोई उत्तर नहीं था, वो निर्उत्तर हो गए। वकील का लड़का वकील बने, समझ में आता बाप में एबिलिटी थी। अब बाप जो है मजदूर, लड़का वकील कैसे बन गया? तो वो निर्उत्तर हो गए। और हमारे जो सब साथी थे वो भी शांत से देख रहे कि अब ये क्या जवाब देंगे, क्या है। तो मैंने बोला आपके पापा नहीं बन पाए, आप बन पाए, इसका मतलब आपके पापा जज बन सकते थे, पर आपके पापा को बनने देने के लिए मैंने बोला उनका जो रास्ता था उस रास्ते पे किसी ना किसी ने मैंने बोला रोके हुए थे, उसके रास्ते पे कांटे डाले हुए थे, पत्थर डाले हुए थे, और वो कांटे साफ करते करते जा रहे थे, वो नहीं पहुंच पाए। वो जो रास्ता साफ हो गया उस पर आप पहुंच गए। तो बोला वो बाप कौन है जिसने रास्ते पे जो कांटे साफ किए, कौन है? क्योंकि मैंने बोला आप आज वकील अदालत में बैठकर लोगों के न्याय करने के लिए काम करते हो, लोगों को न्याय दिलाते हो, जिस तो आपके पापा को या मेरे पापा को यही ब्राह्मण बनिया लोग अपने दरवाजे पे नहीं आने देते थे। दरवाजे पे आते थे तो पानी डालते थे कि अशुद्ध हुआ है। इतनी बड़ी अदालत में आपको जाने देते, कोई पानी नहीं डालता, कोई बोलता नहीं अछूत का लड़का आ गया है, कोई बोलता नहीं। मैंने वो कोट वोट पहन के, जिसको चड्डी पहनने का स्वाद नहीं, जिसको चड्डी पहनना पड़ता था वो भी फटी रहती थी, 2 पीछे वाले पे 2 छेद रहते थे, जैसे लाइट के जो गाड़ी के जो 2 हैंडल होते रहते लगे रहते थे। ये हमने आंखों से देखा है, हमारे समाज की यही दशा थी, सत्य है। तो आज आप कोट पहन रहे हो, अदालत में जा रहा, आपको कोई रोक नहीं रहा, तो कौन आदमी है आपको नहीं रोकना चाहिए उसके लिए काम किया, उसको बताओ। फिर वो कहने लगा हाँ साहब बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो काम किया, तो उसी का तो ऋण मांगने के लिए आए हैं।
अरे काय के लिए आए हैं? हम कोई हम तुम्हारा हमारे घर में कोई कमी है क्या? अपने घर के लिए थोड़ी ले रहे हैं। हाँ? तो उसने जो तुम्हें वहां पहुंचाया, हाँ? तो साले सार्वजनिक जगहों पे पानी पी रहे हो, तुम सार्वजनिक जगह पे जाके बैठ रहे हो, जो रात के 12 बजे तुम्हारे बाप दादा परदादा निकलते थे, उनको दिन में निकलने की अनुमति नहीं थी, उसकी परछाई पड़ती थी, वो निकल रहे हो, मुंह का जो घड़ा था वो निकाल दिया है, और आज आप वो सब छूट कर आप वकील हो गए हो, लोगों का न्याय कर रहे हो, लोग आपको वकील साहब करते, इज्जत किसके कारण मिली? यहाँ आपकी एबिलिटी कहाँ गई? हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा ज्ञान है, आपने पढ़ाई कर ली है, मान लेता हूँ मैं पढ़ाई कर ली, पर पढ़ाई करने के लिए आपको स्कूल में किसने जाने दिया? ये स्कूल में ही नहीं जाने देते तो पढ़ाई का खास कर दे, किताबें ही नहीं पढ़ने देते तो क्या वकील बनते? तो मतलब आपके जो रास्ते के जो कांटे थे वो कांटे उठाने वाला कोई है, इसलिए उस रास्ते से आप चल पाए, और रास्ते से चल पाए इसलिए वकील साहब बन गए। आज लोग साफ साफ बोल रहे, हम समाज के आपको सर बोलकर आपको मिलने आए। वो कहा कि पहले तो उन्होंने घर में आवाज दिया, तब तक तो हमें पानी भी नहीं पिलाया था, उसके बाद में बोला भाई ये चाय वाय बनाओ, पानी बना, नहीं सर हम चाय नहीं बोले, आप मेरे घर में पहली बार ऐसे व्यक्ति आए कि जिसने मुझे बाबा साहब समझा। मैं बाबा साहब को बोले उनके सामने बोले इन लोगों को मैं भगा देता था, मुझे नहीं समझ में आता था ये, मुझे ऐसा लगता था अपने फिर बात बताइए। बोले मुझे लगता था कि ये पैसे इकट्ठा करते, कुछ नहीं करते, कार्यक्रम करते, उससे क्या होने वाला। पर आपने जो बात बताई, बोले मुझे ऐसा लग रहा कि सही बात है, उनका ऋण है। बोले मैं ज्यादा तो नहीं दूंगा पर आपको खाली हाथ नहीं भेजूंगा। तो जो लोग थे वो बोले यार मतलब आज जो हमने आपके कारण सत्कार में हुआ हमारे जब, तो नहीं तो बोले हम इनके पास नहीं आते और हम इनको नहीं समझाते। तो बोले मैंने बोला ये पेड़ लगाया है, कभी भी जाके तोड़, अब आप कभी भी जाके फल तोड़ लिया करो, पर आप पेड़ लगाने के बजाय वो पेड़ पानी डालने ही नहीं जाओगे, खत पानी नहीं डालोगे तो पेड़ कैसे बड़ा होगा? फल कैसे आएगा? पहले पेड़ लगाना पड़ेगा, उसको खत पानी देते रहना पड़ेगा, खत पानी मिलोगे तो आपको फल मिलते रहेगा, तब समाज का काम होता रहेगा, समाज खाते रहेगा। तो ऐसी बात हुई। अभी जो है अपनी एक बात निकली, बामसेट का नाम आया है, तो अगर बामसेट का अगर नाम लेते या बामसेट की अगर बात करते हैं तो बामसेट को समझना ज्यादा कठिन नहीं है। लोग बोलते हैं कि मेरी जिंदगी गई, मैं बामसेट को समझ ही नहीं पाया। बामसेट ने केवल एक चीज पे काम किया है और आपको एक ही चीज पे काम करना है। ये बामसेट ने क्या कहा, बाबा साहब का एक कोटेशन लिया, उस कोटेशन का नाम है गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो। लोग बोलते बामसेट क्या कर रही, बामसेट कर रही, बामसेट कुछ नहीं कर रही। बामसेट केवल ये काम कर रही है, जो गुलाम लोग हैं उनको गुलामी का एहसास करा रही। अगर गुलामी का एहसास कराने से क्या हुआ? गुलामी के एहसास करने से लोगों को पता चला कि मैं गुलाम हूं, मैं गुलाम हूं। अब जब उसको पता चला मैं गुलाम हूं तो वो क्या करेगा? आजादी की लड़ाई लड़ेगा। उसने स्वयं ने आजादी की लड़ाई लड़ना चालू कर, चाहे फिर वो भीम आर्मी का चंद्रशेखर हो, चाहे तुम्हारा वो जितने भी जो संगठन हो, छोटे मोटे सेमड़े सामड़े जिनको कुछ नहीं आता हो, ये बामसेट ने सिखाया उनको। नहीं तो बामसेट के पहले केवल आरपीआई थी। आरपीआई को हम धन्यवाद देते हैं कि आरपीआई ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को 78 तक संभाल के रखा। हालांकि सत्यानाश भी उन्होंने किया, उसका भी जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए, किया है वो तो सच्चाई है। हालांकि वो बाबा साहब को भी उन्होंने हमें दिया, इसका भी वो श्रेय ले, और सत्यानाश किया उसका भी श्रेय, वो दोनों श्रेय उनको लेने पड़ेंगे। उसमें कोई इतिहास है वो तो लिखा जाएगा। तो 78 के बाद में बामसेट ने केवल गुलामों को गुलामी का एहसास कराना सिखा दिया। अगर आप गुलामों को गुलामी का एहसास सिखाने की जरूरत है, आपको कुछ नहीं करेगा, वो स्वयं विद्रोह कर देगा, विद्रोह निर्माण हो जाएगा तो समाज आजाद हो जाएगा, आपको विद्रोह करने की जरूरत ही नहीं है। बामसेट यही कर रहा था और यही किया। पर जब ये काम मुझे ऐसा लगता है 90% पूरा हो गया, क्योंकि हर गांव में जा रहा हूँ, हर गांव में पता चला कि हर लोगों को पता है कि नहीं हमारा समाज गुलाम है, इतना पता चल गया। गुलाम किसने किया वो भी पता चल रहा है। पर जो बुद्ध भी गुलाम है, चाहे बुद्ध गया में जाके देख लो। तो ये जो सारे आंदोलन थे, बामसेट चाहते थे कि ये आंदोलन ये लोग चलाएं, बुद्ध लोग चलाएं। तो बुद्ध का आंदोलन बुद्ध ने नहीं चलाया, मजबूरीवश बामसेट को बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का एक संगठन निर्माण करना पड़ा। बामसेट के पास तो ऑलरेडी इतना सारा काम है, फिर वो बुद्ध के पास क्यों घुसे? ये लोग नहीं कर रहे थे, वो चाहते थे कि ये लोग ये करें, हम लोग इसको सपोर्ट करेंगे। हम सारे संगठनों को सपोर्ट करना चाहते हैं जो बुद्ध के समाज, बहुजन समाज के हित के लिए। तो ये लोग नहीं कर रहे थे, इसलिए बामसेट को मजबूरी में अपना काम छोड़कर कुछ लोगों को इस काम में लगाना पड़ा। 2006 में तो उनको नागपुर में हुआ था ना, जो 50 साल पूरे हो गए थे 1956 से 2006,
तो उसमें अच्छा उसमें किया बुद्धि से? नहीं, उसमें मेश्राम साहब ने यही कहा था कि बौद्ध ने ये काम करना चाहिए। हाँ। तो 2006 से मैं नहीं था उसमें पर मैं गया था ना, हम्म। तो उसमें जो विषय रखे थे वो काफी बहुत वायरल हुआ था। वो मेश्राम साहब की वीडियो अभी भी बहुत चलते। तो उसमें मेश्राम साहब ने कहा था कि बौद्धों ने इसी तरीके से काम करना चाहिए। अब फिर रहा देखिए, तो वो हुआ ही नहीं। तो फिर अंततः फिर 2014-15 ऐसा कोई समय 16-17 में, तो फिर तब बुद्धिस्ट और इंटरनेशनल अब क्या कह रहे प्रारंभ पता है? हुआ। वो वामन मिश्रा को बुद्ध का क्या लेना देना? वो तो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग का काम कर रहे हैं। वो बुद्ध में भी घुस गए। ऐसा बोला क्या? नहीं, मेरे पास नहीं आया ऐसा अभी तक। अब बोला किसी ने मुझे, अरे अच्छा, जब मतलब नहीं कर रहे थे तो तब बोल रहे थे कि बुद्ध का क्यों नहीं करते। तो अब कर मैंने रहे उनको तो बोल रहे कहा, कि तुम क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा वामन मेश्राम साहब बुद्ध का काम बिल्कुल नहीं कर रहे। बुद्धों ने जो नालायकी की, उस नालायकी को दूर करने के लिए कुछ लोगों को बुद्ध के काम में लगा दिया, वो खुद नहीं कर रहे। इसलिए मेश्राम साहब बोलते हैं कि मुझे सलाह मत दो। सलाह मत अच्छा, दो। फिर क्या राजनीतिक पार्टी का निर्माण था? राजनीतिक पार्टी भी अच्छी चल रही थी। अब मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का आदमी हूँ, इसलिए मैं पार्टी के बारे में थोड़ी सी बात रखूंगा। हाँ, तो हमें राजनीति आती ही नहीं, हाँ, क्योंकि राजनीति में तो झूठ चलता है, फरेब चलता है। और बामसेपने में झूठ फर्क तो पता नहीं कहाँ से निकाल दिया। पूरे बुद्ध के आंदोलन में हम लोग घुस गए। बुद्ध का आंदोलन राष्ट्रीय अधिवेशन में हम लोग देखते हैं, किसी की घड़ी गिरती है, किसी की चप्पल गिरती है, किसी के पैसे गिरते हैं, वापस मिलने की पूरी गारंटी रहती है। अनाउंस होता है कि भाई अमुक आदमी का पर्स गिरा, अमुक आदमी के पैसे गिरे, किसी की सोने की अंगूठी मिली, वो आके ले जाए। बराबर। तो वह मतलब जब वह गिरा हुआ मिलता है तो चोरी कहाँ से होती है? हाँ, और हमने देखा वो जो टेंट रहते हैं, कपड़े के लगे रहते हैं, कपड़े के टेंट में जो है सबके सामान एक साथ पड़े रहते हैं, किसी का सामान कहीं पड़ा रहता, कोई सामान आज तक चोरी नहीं हुआ। इसका मतलब वहाँ बुद्ध का आंदोलन आ गया, पंचशील लागू है। पंचशील लागू हो गया। हाँ, और मैंने देखा वहाँ पे उस समय तो 30-40 हजार लोग आते थे, सिगरेट पीते हुए नहीं दिखता। ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोग नहीं पीते होंगे, पीते होंगे, पर वो देखता ही नहीं है। वो सोचता है कि यहाँ तो सारे सिगरेट पीते हुए नहीं दिखता, तो फिर दारू शारू की तो बहुत। इसका मतलब वहाँ पे तो सुरामेर मध्य प्रमाण था ना। तो बुद्ध का वो नाम नहीं ले रहे, पर वहाँ बुद्धिज्म पूरा लागू है। बराबर। पर ये जो ओरिजिनल जो दिखावे वाले जो बुद्ध थे, जिनने बुद्ध का सही काम नहीं किया या काम नहीं कर रहे थे, बुद्ध गया आंदोलन भी फेल हुआ। मुझे ऐसा लगता है ये सारा आंदोलन बुद्धिस्ट इंटरनेशनल करेगा। इसलिए मिश्रा साहब ने कुछ लोगों को बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का निर्माण किया। इसी तरह राजनीतिक पार्टी में जो करना चाहिए था काम, राजनीतिक पार्टी में कोई काम ऐसा करने वाला नहीं रहा। और राजनीतिक पार्टी कैसी होनी चाहिए थी? शुद्ध केवल हमारे मूल निवासी की होनी चाहिए। तो ऐसे सारी जो हमारे जो मूल निवासियों की पार्टी थी, बहुजनों की जो पार्टी थी, उसके अंदर ज्यादातर ब्राह्मण लोग घुस गए। और हमारा मूल निवासी का राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी के सलाहकार ब्राह्मण होते हैं। कोई ना कोई मतलब नहीं, अच्छे पदों पे होते हैं। बहुजनों का कोई भी संगठन हो या पार्टी, खासकर पॉलिटिकल की अगर तो इससे ऐसा लगा कि ब्राह्मण रहता ही रहता है। इससे ऐसा लगा कि हमारे पार्टी का जो है आज निकल हाईजैक हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा। इसलिए मजबूरी में कोई बामसेप को राजनीति बिल्कुल नहीं आती, ना बामसेप करना चाहती है। वो सारा तुम बना, हम चलाने वाले लोग चाहते राजनीति को। तुम कोई काम नहीं करोगे तो उनके खिलाफ में पूरे के पूरे संगठन उतर जाएगा, तो उसको मजबूरी में काम करना पड़ेगा। फिर मूल निवासी होगा वो तो वैसे ही करेगा। ये हमारा एक उद्देश्य है। हमारा जाति जनगणना तो वही तो हुआ, शरद पवार को मुख खोलना। और बाबा साहब ने भी कहा था कि जब आप संसद में नहीं घुस सकते या संसद में उनका कब्जा है, तो मैदान में इतने लोग इकट्ठा कर दो कि संसद वाले अंदर के घबराए जाए। तो मैदान में हमें इतने लोगों को उतारना पड़ेगा। इतने लोगों को उतारने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मूल निवासी के लोग अगर वहाँ पहुंच जाते, शुद्ध मूल निवासी लोग, तो हमें ज्यादा वहाँ उतारने की जरूरत नहीं। केवल हम लोगों को मुंह फाड़ने की जरूरत है, पेपराइज करने की जरूरत है, घर में बैठे बैठे काली पत्ती बांधने की जरूरत है। तो हमारा आदमी सोच जाएगा नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, हमारा भाई जो है कह रहा है गलत कर रहा है, तो उसके ऊपर वो ध्यान देगा। अब हमारा भाई है नहीं, तो हम किसान इतने दिन बैठे, उसका भाई नहीं था तो बैठना पड़ा, चिल्लाना पड़ा। शाहीन बाग की इतने लोग बैठे रहे, चिल्लाने पड़ा। अगर उनका भाई होता तो वहाँ बैठना पड़ता। वो बोलता नहीं मेरा भाई परेशानी में है, इसका क्या सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन करता। तो वो हमारा भाई वहाँ पहुँचना चाहिए था, ये हमारी मजबूरी थी। पर हमारे भाइयों ने ब्राह्मण बनियाओं को साथ में ले लिया, इसलिए मजबूरी हुई। तो उनने क्या कहा, जो लोग भाई मेरे पास मूल निवासी संघ में हैं, जो भारत मुक्ति मोर्चा में है, जो बेरोजगार है, जो प्राइवेट में सर्विस कर रहे हो, वो सर्विस छोड़ दे। क्या करें? आप राजनीति करें, क्योंकि बाबा साहब ने कहा पढ़ने लिखने में आपको अव्वल रहना है,
समाज का नेतृत्व करना है तो राजनीति भी करना है। और इसलिए करना है क्योंकि दूसरा लायक है नहीं, और आपको इसलिए लायक हो क्योंकि आपके अंदर वो सारी चीजें आ चुकी है। ईमानदारी, आप बनवा बन में काम नहीं कर सकते। इसीलिए वामसेब ने इन लोगों को कहा, वामसेब ने, कि जाओ तुम ये करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्या मदद करेंगे? हम पैसा दे सकते हैं, हम पैसे वाले लोग हैं। टाइम और ट्रेजरी और हम आपका राजनीतिक काम तो कर नहीं सकते। एमएलए पार्षद आपको बना सकते हैं। वो आपने एक वीडियो बनाया भी था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, तुम चुनाव लड़ो, मैं चुनाव आयोग से लड़ता हूँ, डाला था उसमें आपने। इसका ये भी किया, विश्लेषण भी किया। उसको वर्ड है कि गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करेंगे, तो ये काम किया। गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत। अब ये राजनीतिक निर्माण हो गई तो अब लोग कहने लगे मेश्राम साहब को तो केवल सामाजिक काम कर रहे थे और राजनीतिक काम में काय किया। अबे तुम नालायक नहीं होते तो लायक आदमी क्यों आता? मेश्राम साहब ने कभी उनको ये नहीं कहा तुम नालायक हो। तुम नालायक हो, हम लायक लोगों का निर्माण करेंगे, हम लायक लोगों को भेजेंगे। अब लायक लोगों को भेजेंगे तो नालायक लोग चिल्लाएंगे। अब नालायक लोग चिल्ला रहे हैं और आने वाले समय में, ज्यादा समय नहीं है, आने वाले समय में बीएमपी का राज पूरे देश में रहेगा, होगा। मेश्राम साहब ने क्या कर दिया, वो फेंक दिया विचारधारा समाज के अंदर, बीज डाल दिया। और वो जो बीज डाल दिया, मेश्राम साहब भी चले जाएंगे तब भी आंदोलन रुकने वाला नहीं है। पौधे लगते रहेंगे, पेड़ बनते रहेगा। इसलिए इस समाज, इस देश में बीएमपी का राज बिल्कुल 100% आएगा, चाहे मैं रहूं ना रहूं, रहेगा। हाँ, टाइम लग सकता है, ये नहीं, क्योंकि पेशेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं कि हम थोड़े से इससे घबराए जाएं। दुश्मन घबराया होगा, दुश्मन को पता है कि बीएमपी का राज आने वाला है, इसलिए सारा का सारा बेचने में लगा हुआ है। उसको लगा जब बीएमपी आएगी तो इसको 0 सन्नाटा हम दे देंगे, खाली मकान, जाओ तुम कुछ भी करो। उनको मालूम है ये आने वाले हैं। हमारे लोगों को विश्वास नहीं कि आएंगे, उनको विश्वास है कि आएंगे तो भैया इनके पास सब रहेगा, धन रहेगा, दौलत रहेंगे, सारे सेक्टर रहेंगे, तो इनको परेशानी जाएगी। पर उनको पता नहीं हम मूल निवासी लोग हैं, हम एक झटके में वापस ले लेंगे सारा का सारा। भारत की जमीन उठा के तो कहीं नहीं ले जाएंगे, इसके अंदर तो अंदर ही है ना। तो ये है साहब बीएमपी का और या वामसेब का जो बात निकली, इसलिए वो बुद्धिज्म में मैंने वो बता दी आपको। जय भीम, जय मूल निवासी।